राजस्थान के एक घर में एक महिला जिसने पेटीकोट और ब्लाउज पहना हुआ था, छत की सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे हुई आ रही है और महिला के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा है। खून इतना निकल रहा है कि महिला बोल नहीं पा रही है। आखिर उसके मुंह में ऐसा क्या हुआ? जब पड़ोसी देखते हैं तो जीभ के दो टुकड़े हुए पड़े थे, यानी दो हिस्सों में सांप की तरह जीभ कटी हुई थी। यहाँ से जाबड़ा भी कटा हुआ था और ये महिला बोल नहीं पाती है। दो बेटियों की माँ। और दोस्तों, इसे गांव के जो पड़ोसी होते हैं वही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जब ये महिला जाती है और जिंदगी मौत से जब ये महिला लड़ती रहती है, तो मैं आपको बताऊं वहां पर भी इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। सरकारी अस्पताल में वहीं का एक कर्मचारी इस महिला के साथ बदसलूकी करता है, क्योंकि इसने आधे अधूरे कपड़े पहन रखे थे और इसके साथ वो छेड़खानी करता है। जिसके मुंह से भर बाल्टी खून निकल रहा था, वो महिला गूंगी होकर फिर भी इन सारी चीजों को वहीं पर रोकना चाहती है। कितना निर्दयी हो चुका है इंसान, जो एक दुख की महिला को भी नहीं देख रहा है। और आखिरकार इस महिला के साथ ऐसा किसने किया था और क्यों किया था? इतनी बेरहमी से इसके साथ ऐसा बर्ताव या इसको इतनी घातक चोट किसने पहुंचाई थी, जबकि ये दो बेटियों की मां थी। आज इस महिला के बारे में बताऊं तो आज ये बहुत सक्सेस महिला हैं। आज इनके लाखों में, मिलियंस में फॉलोवर हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रही हैं। हम कई बार स्टेज पर देखते हैं एक लड़की को ठुमका लगाते हुए और उनके बारे में हमारे दिमाग में जैसी बातें आती हैं, हम ऐसा ही मन मर्जी बोल उठते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में आता है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये यहाँ पर ठुमका किस मजबूरी में लगा रही है। हमें नहीं पता ये यहाँ पर नृत्य किस मजबूरी में कर रही है और किस मजबूरी में इसके ऊपर पैसे उछल रहे हैं। शायद वो अपने दिल से खुश ना हो या मन से खुश ना हो इस काम को करने के लिए, लेकिन घर चलाने को ये काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ आपको एक पॉइंट की बात बताती हूँ। आज आपको माँ की महिमा और माँ का प्यार और माँ का जिंदगी में ना होना इतनी अच्छी तरह से महसूस होगा कि हम क्या करते हैं और क्या गलतियां हमारी जिंदगी में होती हैं। दोस्तों, ऐसी स्टोरी है कि आपको अंदर तक हिला देगी। आपको घबराहट पैदा हो सकती है, आपको डर लगने लगेगा और आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसी सारी चीजें भी सामने होती हैं, क्या ये सब कुछ सत्य है। बहुत ही रोचक स्टोरी है, बहुत ही भयानक और दर्द भरी कहानी है। आपको बखूबी समझा कर जाएगी कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उन लोगों को ये कहानी बहुत ज्यादा दुख देगी जिनकी इस दुनिया में माँ नहीं है। माँ के बिना एक बेटी का कोई भी नहीं है। वो बाप कभी भी अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकता जो बाप औरतों की चाह रखता है, क्योंकि एक पुरुष ना बंधा हुआ है महिला से और वो कभी भी अपने उन बच्चों का दर्द नहीं समझता, एक महिला के पीछे जो बच्चे बिना माँ के हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना से ना आपको पता चलेगा कि जिंदगी में माँ की क्या अहमियत होनी चाहिए, माँ किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है। आपको हमारे साथ एक लड़की जिसका नाम सीमा, उसकी कहानी में उतरना होगा। दरअसल सीमा जो बहादुरगढ़ की रहने वाली होती है। बहादुरगढ़ में सीमा का भाई, सीमा 3 साल की थी, सीमा के पिता होते हैं और सीमा की माँ होती है। बहुत खुशहाल परिवार था। सीमा जो अपने पिता से बहुत खुश रहा करती थी, 3 साल की थी, हमेशा पिता के कंधों पर बैठी रहा करती थी। लेकिन एक हादसा इनकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा होती है, जब 3 साल की होती है तो इनके घर में एक सिलेंडर फटता है। जैसे ही सिलेंडर फटता है तो सीमा की माँ और सीमा के यहाँ पर पिता भी जलते हैं, लेकिन माँ इतनी ज्यादा जल जाती है कि उस हादसे में सीमा की माँ करीबन 1 महीने के डॉक्टर के ट्रीटमेंट के जरिए भी इस दुनिया से चली जाती है। पिता बिखर जाता है, भाई भी जल चुका था थोड़ा सा और यहाँ पर सब लोग जल चुके थे। लेकिन इसके बाद सीमा और सीमा के भाई की जिंदगी अब बहुत बड़े घेरे में आने वाली थी। हालांकि अब तक लग रहा था सीमा को माँ शब्द नाम का पता ही नहीं था। सीमा अपनी बुआ और अपनी दादी से ही मम्मी कहा करती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है और सीमा यहाँ पर करीबन 5 से 6 साल की होती है।
तभी यहाँ पर एक और बात सामने आती है। दोस्तों यहाँ पर जो सीमा के पिता होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। कैसी महिला से शादी की थी? जिसकी 2 बेटियां होती हैं। सीमा के पिता ने शादी कर ली थी तो सीमा पूरे मोहल्ले में कहकर आती है कि मेरी माँ आ रही है, पता है अब हम भी माँ वाले होंगे। एक बच्चे की भावनाएं कैसी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सच की माँ नहीं है। 2 दिन रहने के बाद सीमा सोकर उठती है और सुबह उठते ही वो अपने बाबा यानी पिता को ढूंढती है और नई माँ को ढूंढती है। दादी से कहती है कि दादी मेरी माँ कहाँ पर है? दादी कहती है कि बेटी तुम्हारी माँ दिल्ली चली गई है, वो वहां पर रहने लगे हैं। अब ये सब कुछ देखकर दादी बहुत ही ज्यादा भावुक सी होती है और सीमा रोने लगती है। दादी हमें क्यों नहीं लेकर गए? नई बहनों को तो ले गए, लेकिन हम बहन भाइयों को क्यों छोड़ गए? सीमा की भुआ उसे गोद में उठाती है, कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दोस्तों भुआ भी अपने परिवार के बिना रह रही थी, यानी उसका घर गृहस्थी भी बिगड़ी हुई पड़ी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि सीमा का पिता दिल्ली जाकर रहने लगता है। दिल्ली गेट नंबर 4 मतलब यहीं पर रहने लगता है दिल्ली में, और अपनी उस पत्नी की जो दूसरी पत्नी है उसकी दोनों बेटियों की परवरिश करने लगता है। सीमा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, चाचा चाची के बच्चों को देखती थी, उनकी माँ को देखती थी तो वो भावुक हो जाती थी कि हमें तो नई माँ मिली, वो भी छोड़कर चली गई। अब जब सीमा अपने पिता के पास यानी फादर के पास दिल्ली जाया करती थी तो वो चुपके से अपने पापा को सहलाते हुए कहती है कि बाबा हमें भी यहाँ पर रख लो ना, आप इनको पाल रहे हो तो क्या आप हमें नहीं रख सकते? तो वो बाबा चुप हो जाता है। एक पिता जिसे अपने फर्ज निभाने थे लेकिन वो अपने फर्जों से पीछे हट जाता है। पता है आपको, सीमा हर बार छुट्टियां बिताकर मायूस अपने भाई के साथ घर आया करती थी, क्योंकि भाई से बड़ी थी वो। यहाँ पर अपनी दादी से कहती है कि मुझे मेरे पापा के पास रहना है, वहां पर बहुत मजे हैं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर दादी भी परेशान हो जाती है, बुआ भी परेशान हो जाती है और दादी और पापा में लड़ाई होने लगती है। यानी सीमा के दादी और पापा में जब लड़ाई होती है तो दादी कहती है कि मैं तेरे बच्चों का गोमूत्र क्यों करूं? भाई तू ले जा अपने बच्चों को, मेरा बुढ़ापा ही काटना भारी है। मेरी बेटी अगर खाना बनाकर ना दे तो मुझे कोई रोटी देने वाला भी नहीं है। तेरी बहू इस दुनिया से चली गई, नई दुल्हन के साथ तू दिल्ली रहता है, तेरा भाई अलग घर बसा कर रह रहा है, यानी सीमा का चाचा। दोस्तों सीमा का पिता इन दोनों बच्चों को ले तो जाता है दिल्ली, लेकिन दिल्ली ले जाकर ऐसे त्याग देता है जैसे इसके ये बच्चे ही ना हों। अब कुछ दिन तो अच्छे से बीतते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सीमा की जो सौतेली माँ है वो अपना अत्याचार शुरू कर देती है। जो वो अपने साथ बेटियां लेकर आई थी उसके उतरन सीमा को पहनने को मिला करते थे। सीमा को दिल्ली के गेट नंबर 4 पर यानी वहां पर एक सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ने को मिलता है। बड़ी बहनें प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, सौतेली बहनें सीमा के साथ ये व्यवहार होता है। लेकिन सीमा ने इन सब चीजों को एक परे कर दिया था कि कोई बात नहीं, जिंदगी तो चल रही है, अरे माँ तो दिख रही है, इतना सीमा अपनी माँ को मानती है। दोस्तों यहाँ पर आगे क्या होता है कि सीमा धीरे धीरे 8वीं क्लास में आ जाती है। 8वीं क्लास में एक दिन सीमा के पास मतलब जरूरत की चीजें होती थी तो वो अपने पिता से ही मांगती है। पिता बैठे हुए थे, सीमा कहती है कि बाबा मुझे कॉफी चाहिए, यानी पढ़ने के लिए रजिस्टर चाहिए। तो सीमा के बाप को एकदम इतना गुस्सा आता है कि सीमा की जो सरकारी स्कूल की ड्रेस थी और जो किताबें थी या जो कॉफियां थी या जो रजिस्टर थे उन सभी को स्टोव जो होता है, स्टोव से तेल निकालकर उनके ऊपर छिड़क कर उनमें आग दे दी जाती है। सीमा हाथों से बुझाने की कोशिश करती है, बाबा क्या कर रहे हो? लेकिन उस बाप को दया नहीं आई। बाप ने कहा 8वीं क्लास में हो चुकी हो, अगले घर जाना है, घर का चूल्हा चौका सीख लो। वो कहती है कि बड़ी बहनें भी तो पढ़ रही हैं, क्योंकि 2 लड़कियां जो वो माँ साथ में लेकर आई थी सौतेली, वो बड़ी बेटियां थी। सीमा मायूस उदास एक कोने में बैठ जाती है, क्योंकि सौतेली माँ हर वक्त पिता के कान भरा करती थी उसके खिलाफ। दोस्तों यहाँ से सीमा जब ये सब कुछ देखती है, सीमा जब घर के काम करती है, वो कहती है कि मैं तो यहाँ पढ़ने आई। अब सीमा को लगा कि मेरे चाचा मुझे पढ़ाएंगे। चाचा बहुत लाड किया करते थे। सीमा अपने चाचा पर फोन घुमाती है, कहती है कि चाचा मुझे पढ़ना है। चाचा के पास खबर पहुंचाती है। अब सीमा और सीमा के भाई को चाचा ले जाता है। दोस्तों सीमा वहां पर रहने लगती है। कुछ दिन बाद यहाँ पर सीमा के भाई को बुला लिया जाता है उसके पिता के जरिए, लेकिन सीमा वहीं पर रह जाती है। सीमा वहां पर उनकी भैंसों का काम, खेतों का काम
और दूसरे के खेतों में भी सीमा से मजदूरी कराई जाती है। चाचा आश्वासन देता है पढ़ाने का, लेकिन उस चाचा ने भी नहीं पढ़ाया। दूसरी तरफ चाची को लगने लगा कि भाई ये तो हमारे घर में डेरा जमा कर रहने लगी है। चाची अलमारी से कपड़ों को फेंक दिया करती थी, पूरे दिन घर का चूल्हा चौके का काम, पढ़ाई तो कोई काम की नहीं रही थी। अब पढ़ाई तो किसी ने कराई ही नहीं थी। यहाँ पर 8वीं क्लास में ही उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है। सीमा यहाँ पर बड़ी परेशान होती है। सीमा को 1 से 1.5 यानी वो करीबन 14 साल की ही होती है, यानी 1 साल ही चाचा अपने पास रख पाता है। 8वीं क्लास भी पूरी नहीं हुई थी। 14 साल की उम्र में सीमा की शादी की बात चलने लगती है। दोस्तों, बिना माँ के देखो क्या गति हो रही है। माँ नहीं है, कहां से कहां लड़की को ट्रांसफर किया जा रहा है और लड़की के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, शायद मेरे लफ्जों से आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। इसके बाद सीमा को उसकी दादी और बुआ के पास दोबारा भेज दिया जाता है। सीमा जब दादी और बुआ के पास जाती है तो अब यहाँ पर चाचा उसके लिए रिश्ता लेकर आता है कि माँ इसका कौन करेगा, बाप को तो इसके को है ही नहीं कि मेरी कोई बेटी भी है। बाप ने बिल्कुल त्याग दिया था सीमा को, ऐसा बाप ना हो तो ही अच्छा है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सीमा की 14 साल की उम्र में यहाँ पर जो राजस्थान होता है उसमें उसकी शादी तय कर दी जाती है। अब सीमा को क्या था पता है? सीमा को था कि भाई मेरी शादी होगी। 14 साल की बच्ची थी। 14 साल की सीमा को शायद सजने संवरने का ज्यादा शौक था। वो किसी से मना ही नहीं कर पाती है। उसे नहीं पता था शादी के बाद क्या होता है। लहंगा की जल्दी होती है, लहंगा का। और यहाँ पर जिन लोगों से सीमा की जिस लड़के से सीमा का रिश्ता तय हुआ था, उन लोगों ने कहा कि हमारे घर में बीमार हैं, ये सारी चीजें हैं, हमें जल्दी शादी करनी है। और सीमा की शादी 1 महीने के भीतर भीतर उस लड़की से तय कर दी जाती है। सीमा के घर वाले बहुत गरीब होते हैं। गरीबी के कारण लड़के वाले ही अपने वहां बुलाकर इनकी शादी कराते हैं। और शादी के बाद दोस्तों सीमा को जब वहां पर दादी और बुआ छोड़कर आती हैं तो सीमा रोती है, कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी ही रहना है, मैं तो आपके साथ चलूंगी, हो गई मेरी शादी। तो सभी लोग हंसने लगते हैं और सीमा से कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है, अब तुम्हें यहीं पर रहकर जिंदगी बितानी है। और दादी सीमा को समझाती है कि देख बेटी, डोली पिता के घर से उठती है और अर्थी पति के घर से उठती है। ये बात हमसे हमारे माँ बाप ने भी कही है, हमने भी सुनी है, सीमा ने भी सुनी थी। अब सीमा अपने ससुराल में रहने लगती है। बहुत कम मायके को आती है। जब ससुराल की पहली रात होती है तो सीमा का वो पति इतना बुरा बर्ताव सीमा के साथ करता है कि दूसरे दिन 14 साल की सीमा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब वहां पर डॉक्टर उस लड़की की हालत देखते हैं तो पति को डांट लगाते हैं। कहते हैं कि तुम क्या बेवकूफ हो, लड़की की छोटी उम्र है और तुमने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया है। हम चाहते तो पुलिस को भी बुला सकते हैं। तुम्हें इस लड़की को अभी इसके मायके भेजना होगा और इसके आधार कार्ड में इसकी उम्र बढ़वाओ, वरना तुम्हारे ऊपर ये बात भारी पड़ जाएगी। देखो, वो लड़की यही नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सीमा अपने मायके आ जाती है, बुआ और दादी के साथ आ जाती है। देखो, बुआ और दादी भी साथ में इसकी उम्र बढ़वाते हैं और आधार कार्ड में इसकी उम्र बढ़वा दी जाती है। सीमा को सीमा का पति ले जाता है। हर रात उसके साथ वो दरिंदगी करता है क्योंकि सीमा को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। सीमा रोने लगती है, अपने दुख को अपनी बुआ से कहती है कि बुआ मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बुआ कहती है कि तू कोई न्यारी जहां से नहीं है, सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, पति का पूरा हक होता है शादी के बाद। तो सीमा अब इस चीज में भी ढल जाती है। दोस्तों, इसके बाद सीमा गर्भवती हो जाती है। उसका पति बहुत शक्की किस्म का था। सीमा को छोड़कर जब वो घर जाया करता था तो सीमा को एक कमरे में बंद कर जाया करता था कि ये ताला लगा कर जाया करता था और उस ताले को खुद ही आकर घर खोला करता था। इतना शक से भरा इसका पति होता है। इसके बाद क्या होता है कि सीमा गर्भवती होती है और सास ससुर चाहते हैं कि लड़के की मांग हो, यानी लड़का पैदा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, औना टोना, बहुत कुछ किया जाता है सीमा के लिए दोस्तों, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। सीमा एक लड़की को जन्म देती है सरकारी अस्पताल में। जैसे ही लड़की पैदा होती है तो सीमा के सास ससुर सब सीमा को छोड़कर पति समेत घर आ जाते हैं। आप सोचकर देखिए क्या बीती होगी जिसका पहला बच्चा इस दुनिया में आया है
उसको हॉस्पिटल में छोड़कर ये लोग घर चले जाते हैं। फिर पति आता है और एक फॉर्मेलिटी निभाते हुए सीमा को घर ले जाता है और सीमा अपने सारे काम खुद करती है, पहले दिन से ही अपनी बच्ची के काम और अपने काम, क्योंकि बहुत औना टोना किए थे सास ने, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता है, यानी कोई भी लड़का पैदा नहीं कर पाता है। इसके बाद क्या होता है कि सीमा एक दिन छत पर कपड़े सुखा रही थी, तो यहाँ पर सीमा को पता है किस किस चीज के ऊपर सजा मिलती थी। अगर कोई गलती से सीमा का मुंह देख ले और वो कह दे कि अरे तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, भाभी तो सुंदर है यार, तो उस व्यक्ति से तो कुछ नहीं किया जाता था, लेकिन सीमा को घर आकर मारा पीटा जाता था। और इतना मारा पीटा जाता था कि सीमा की हालत बद से बदतर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई। सीमा की जब शादी होती है और शादी के 15 दिन बाद सीमा का जो पति होता है उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि मैं आपको क्या बताऊं। सीमा को वो जब वो अपने पति से कहते हैं ना कि मुझसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, तो इसके बाद जो खाट का पाया होता है उसे लेकर और सीमा पर धड़ाधड़ इतने वार करता है कि जो पैरों की पायल होती है वो सेकंड के अंदर, यानी जो खाल होती है उसके अंदर भीतर बैठ जाती है। ये सब कुछ क्यों हो रहा था पता है आपको? बिना माँ के। अगर सीमा की माँ होती, एक पिता ने कभी फोन कर कर ये नहीं पूछा अपनी उस 3 साल की बच्ची को छोड़कर कि बेटी तेरी हालत कैसी है। मैं क्या कहूं उस पिता से। जब सीमा को इतनी बुरी तरह से पाए से खाट की बाही जो पाया होता है उससे मारा जाता है, तो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर एक चिमटे से जो पायल स्किन के अंदर बैठी हुई है उसे खींचा जाता है और कहा जाता है डॉक्टर के जरिए इस पति से कि क्या तुम दरिंदे हो, हर 15 दिन में इस लड़की को हमारे पास लेकर आ रहे हो, हम पुलिस केस कर देंगे। उसके बाद सीमा को घर छोड़ा जाता है और उसके बाद 15 साल की सीमा को लाकर गर्भवती किया जाता है और गर्भवती होने के बाद सीमा एक लड़की को जन्म देती है जो मैंने आपको बताया, और इसके बाद सीमा अपना जापा खुद करती है। अब सीमा 1-1.5 महीने की हो जाती है। जैसे ही सीमा 1-1.5 महीने की होती है तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया बहुत शक किया करता था, ताले के अंदर बंद कर जाया था। बुआ और दादी यहाँ पर समझाया करती थी कि बेटा ऐसे ही होती है, ससुराल तो इसे ही कहते हैं। सीमा समझती है कि ससुराल ऐसा ही होगा। दोस्तों वो छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी कोई 12-13 साल के बच्चे कहते हैं कि भाभी ये कपड़े ना नीचे गिर जाएंगे, आप जहां सुखा रही हो। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर सीमा का पति पीछे से सब कुछ देख रहा था और उसने सीमा को छत की दूसरी मंजिल से ही धक्का दे दिया, इसी बात पर कि तुमसे ये लड़के बात क्यों कर रहे थे, जबकि वो लड़के 12 या 11 साल के थे बस। सीमा दूसरी मंजिल से गिरने के साथ अपने एक पैर को, यानी उसका एक पैर टूट जाता है। फिर हॉस्पिटल में जाती है सीमा अपनी बुआ को खबर करती है, चाचा को खबर करती है, सभी से कहती है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते, ऐसा ससुराल नहीं होता, बहुत महिलाएं बहुत अच्छे से रहती हैं, मेरे साथ बहुत गलत होता है। तो वो चाचा दूर से ही धमकाता है। और हाँ, एक और चीज थी सीमा के पति में, सीमा का पति गलती करने के बाद बार बार माफी और हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर माफी भी मांग लिया करता था कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मतलब इतनी सारी चोट पहुंचाने के बाद वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद और भी मैं आपको जो आगे बताऊंगी वो बहुत सुनने में हैरान और अजीब लगेगा। अब सीमा की बुआ ये सब कुछ देखती है कि ये व्यक्ति ऐसा है। सीमा की बुआ कहती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। सीमा की बुआ ने हमेशा उसका साथ निभाया था। सीमा की बुआ उसे अपने घर ले जाती है, उसके बच्ची की देखभाल करती है, उसका खुद का देखभाल करती है क्योंकि पैर टूट गया था। बुआ कहती है कि माँ तेरी भी मुझे करनी, यानी दादी की भी और उस पोती की भी। वो कहती है कि सीमा की जो बुआ होती है कि माँ शायद मेरा कोई, आप लोगों का मेरे ऊपर ऋण है। वो बुआ इस तरह से उनकी मदद करती है। इसके बाद क्या होता है कि जो सीमा होती है वो ठीक हो जाती है और सीमा का पति उनके घर आकर पांव में गिरकर माफी मांगने लगता है। बुआ से कहता है कि अब ऐसा नहीं करूंगा, भेज दो मेरे साथ सीमा को। दोस्तों यहाँ पर बुआ समझती है कि भतीजी का घर बस जाए तो ही अच्छा है। सीमा को फिर उसकी ससुराल भेज दिया जाता है। अब सीमा वहां पर रहने लगती है। सीमा को रोज मारा पीटा जाता है, किसी न किसी बात पर रोज मारा पीटा जाता है, रोज उसके साथ बदसलूकी की जाती है। अब सीमा फिर अपनी बुआ के पास आती है रहने के लिए। दोबारा गर्भवती थी सीमा, यानी उसके पेट में दोबारा बच्चा था। सीमा कहती है कि बुआ मेरे साथ ऐसा होता है,
उस टाइम सीमा का वो भाई जो बचपन में उसके साथ था, जो अपने पिता के पास दिल्ली रहा करता था, वो भी अपनी बुआ के पास घूमने के लिए आता है। तो उस भाई के दिल में रहम और दर्द उमड़ आता है। वो कहता है कि अब हम दोनों बहन भाई हैं, मैं तेरे दुख का साथ दूंगा, क्योंकि वो भी जवान हो रहा था, यानी उससे माँ से वो बड़ा था। दोस्तों सीमा फिर चली जाती है और फिर औना टौना होते हैं कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। सीमा अब की बार भी लड़की को जन्म देती है। जब सीमा लड़की को जन्म देती है तो घर वालों का पूरा सपोर्ट खत्म हो जाता है। सास ससुर कहते हैं कि ये तो लड़कियां पैदा करती है। दोस्तों सास ससुर ने सीमा को रात को 1 बजे दोनों बेटियों के समेत और पूरे कपड़ों के समेत और उस पति ने घर से बाहर निकाल कर कह दिया था कि जाओ, तुम्हें जहां जाना है, हमें तो बेटा चाहिए। सीमा अपनी बुआ के पास फोन करती है। सीमा जो पूरे दिन यानी पूरी रात अड्डे पर, मतलब घर के बाहर चौखट पर गुजारती है। भाई रात के वक्त कहाँ जाए, बुआ को फोन कर दिया था। बुआ बेचारी रात को ही चलकर आती है, सुबह करीबन 4:30 बजे पहुंचती है और दरवाजे को बहुत जोर जोर से खटखटाती है और सीमा के घर वाले से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तेरे बेटे में ताकत ही नहीं है, तेरे बेटे में वो अंश ही नहीं है, तो मेरी भतीजी क्या कहीं से आसमान से बच्चे पैदा करके दे देगी क्या? ये तुम्हारी गलती है ना। बुआ अपनी भतीजी के लिए बहुत लड़ाई करती है। दोस्तों यहाँ पर बुआ कहती है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ, इतनी भारी नहीं पड़ रही है। एक बेटी को गोद में उठाती है और दूसरी बेटी को यानी कंधे पर बिठाती है और कहती है कि चल बेटी, तेरे लिए मेरा घर बहुत है, वो तेरे ही दादा का घर है, किसी और का घर थोड़े ही है। दोस्तों सीमा अपनी बुआ के पास आ जाती है। ये बात एक चाचा भी सुनता है। चाचा कहता है कि अब तुम यही मौज से रहो। अब बुआ कहती है कि देख, इसका भी तो देख, ये तुझे बुला रहा है। सीमा अपने चाचा चाची के पास जब रहने लगती है तो चाचा चाची उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। क्या करते हैं कि उसे कपड़ों को अलमारी से बाहर निकाल देते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। वही पहले वाला टॉर्चर सब कुछ शुरू हो जाता है। सीमा दोबारा अपनी बुआ के पास आ जाती है। अच्छा, कितनी बार एक इंसान को माफ करने की हद, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ महिलाएं ऐसे अत्याचार सहती रहती हैं। इसके बाद क्या होता है कि सीमा का पति फिर उसको मना कर ले जाता है। फिर सीमा चली जाती है। 2 बेटियों के साथ सीमा वहां पर फिर रहने लगती है। अब इनके घर में एक शादी थी। शादी के दौरान यहाँ पर सीमा को भी अपनी बेटियों के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदने थे। और यहाँ पर आज सीमा की एक ननद होती है जिसका नाम संगीता होता है, यानी इसके चाचा ससुर की बेटी। वो इससे बहुत प्यार किया करती थी, सीमा और सीमा की बेटियों से। सीमा अब की बार यहाँ पर जब गई थी, जब इसका पति इसको मना कर ले गया था, तो जो सीमा का भाई दिल्ली में रहता है वो सीमा को एक फोन देता है और कहता है कि बहन, अगर तुझे ये दोबारा मारे तो तू मेरे पास फोन कर देना, बाकी सब कुछ मैं आप संभाल लूंगा। अब यहाँ पर सीमा जो फोन लेकर गई थी और घर में फंक्शन था, तभी सीमा को मना कर ले जाया जाता है। तो सीमा डर के कारण, घबराहट के कारण जाते ही फोन को अपने पति को दे देती है। कहती है कि मेरे भाई ने मुझे फोन दिया है और ये फोन आपके लिए दिया है, और मैं जब भी मेरे घर वालों को फोन आए तो आप मुझसे उनकी बातें करा देना। कोई बुराई भी नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों सीमा उस फोन को दे देती है। तो वो पति कहता है कि अच्छा, अब तू फोन रखेगी, तेरे भाई ने तुझे फोन दिया है। तो दोस्तों वो रोजीना जो चाकू होता है उसे पहनाने लगता है, यानी पत्थर पर घिसने लगता है, और रोज सीमा की तरफ उस चाकू को दिखाता है, उसे बंद कमरे में रखता है। ये सब कुछ सबको पता था, लेकिन कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा था। अब वो ननद जो संगीता थी वो बहुत ही चतुर थी, चालाक थी, और मतलब बहुत ही ज्यादा वो इस सीमा के पति को भी काबू में रखा करती थी। कहती थी कि अपने होश में रहना, जितनी ताकत तुझ में है तुझे खत्म कर दूंगी मैं, देख लेना तू। मतलब उससे वो डरा करता था। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर सीमा होती है वो कहती है कि मुझे भी बाजार जाना है, क्या मुझे ले जा सकती हो दीदी? तो यहाँ पर ये संगीता कहती है कि क्यों नहीं भाभी, और ये इसके पति से परमिशन ले लेती है कि मैं भाभी को बाजार ले जा रही हूँ, घर में शादी है। यानी उस चाचा के घर में ही शादी थी, तो बच्चों नए कपड़े पहनेंगी बेटियां। सीमा कहती है कि पता नहीं दीदी, मुझे डर लग रहा है, आज मेरा जी घबरा रहा है बहुत जोर से, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा। यहाँ पर संगीता कहती है कि तू क्यों डरती है? वो कहती है कि नहीं दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। और वो अपने उस ननद को अपने पास ही बिठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ही नहाऊंगी। मतलब वो उसे बिठाकर एक कमरे में ही स्नान करती है, नहाती है। गाँव का माहौल आप लोगों को पता है। अब कमरे में ही जब वो नहाती है तो नहाने के बाद कहती है, ब्लाउज और पेटीकोट पहनती है,
कहती है कि अब एक काम करो, तुम जाकर पैसे ले आओ और जल्दी से मैं इस साड़ी लपेटती हूँ और चलो फिर दोनों बाजार चलेंगे, लेकिन तुम आना जल्दी, देखो दीदी मेरा जी घबरा रहा है। यहाँ पर ननद संगीता भागकर जाती है और यहाँ पर जो सीमा होती है आईने के आगे खड़ी होकर साड़ी बांध रही थी। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर पीछे से वो पति आता है, पीछे से पति आता है और फोन को एकदम से जमीन पर पटकता है। फोन लाओगी मायके से? और यहाँ पर सीमा के बाल पकड़कर उसे शीशे में देकर मारता है। कहता है कि बाहर जाओगी, ये कमर दिखाओगी लोगों को कि तुम्हारी कमर कितनी खूबसूरत है, तुम ऐसा करोगी? और इसके बाद वो पति सीमा के यानी उस चाकू को लेकर सीमा की आंखों में मारना चाहता था। अब सीमा थोड़ा सा चेहरा ऊपर की तरफ करती है और वो चाकू सीमा के मुंह में घुस जाता है। सीमा के मुंह में जब चाकू घुस जाता है, उससे पहले सीमा कर रही थी कि क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, क्या बात है। लेकिन वो यही करता रहा कि तुम अपनी कमर दिखाओगी, तुम फोन पर बात करोगी, तुम ये करोगी। दोस्तों यहाँ पर उस पति ने 2 बार सीमा के मुंह में वो चाकू घुपेट दिया था, यानी 2 बार मुंह में चाकू चलाया, जिससे उसका जाबड़ा कट गया और जीभ कट गई। यहाँ पर जैसे ही संगीता आती है, संगीता ये नजारा देखकर यहाँ पर उस भाई को पीछे से पकड़ती है और कहती है कि भाभी जितनी ताकत है उतनी दौड़ लगा दो, भाग जाओ तुम यहाँ से भाभी। संगीता सीढ़ियों से नीचे उतरती आती है। लोग दूर से देख रहे थे, अरे अरे बिना कपड़ों के कहाँ भागी जा रही है। लेकिन जैसे ही सीमा ने उन लोगों की तरफ मुंह किया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचते हैं कि ये क्या हुआ, अरे ये क्या किया। यहाँ पर कई बच्चे आते हैं उस परिवार के, यहाँ पर उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो सीमा का पति होता है। दोस्तों मैं आपको बता नहीं रही हूँ उसका नाम। यहाँ पर उस पति को पकड़ा जाता है और सीमा को सीमा के ही सास ससुर यानी जो होते हैं वो यहाँ पर एक नजदीक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उस हॉस्पिटल में कह दिया डॉक्टरों ने कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि वो चाकू यहाँ तक आया था। दोस्तों जब ये सब कुछ हो जाता है तो सास ससुर सुनते हैं कि भैया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, अब तो पुलिस केस बनेगा। सास ससुर वहां से रवाना हो जाते हैं। अब वो ननद पीछे बैठकर गई थी जो संगीता होती है छोड़कर, और एक पड़ोस के चाचा को आगे बिठाती है, सीमा को बीच में बिठाती है, तौलिया उसके मुंह पर लगाती है, तौलिया सिर पर ढकती है। और यहाँ पर इतना खून था कि ऐसे चल रहा था, तौलिया फुल भर जाती है ब्लड में। उन हॉस्पिटल वालों ने जब मना किया था तो संगीता जो ननद होती है उस सरकारी अस्पताल पर रुककर एक और पड़ोसी वहां पर खड़ा हुआ होता है, उससे कहता है कि भैया हमारी भाभी को ले जाओ ना, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करो ना, क्योंकि पति और सास और ससुर वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संगीता को एक भिवानी में नवजात शिशु हॉस्पिटल होता है उसमें एडमिट कराया जाता है। यानी रास्ते में वो पड़ोसी पीछे बैठ जाता है और सीमा को बीच में लिया जाता है जो पेटीकोट और ब्लाउज में थी। दोस्तों यहाँ पर एक महिला की जान से बीत रही थी, लेकिन सीमा बताती है कि जो पड़ोसी था मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूं, वो मेरे सीने पर गलत तरीके से हाथ फेर रहा था। मैं सोच रही थी कि भगवान मैं जिंदगी और मृत्यु से लड़ रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो जो आज मेरी गति हो रही है ना, मेरे मरने के बाद वो मेरी बेटियों की होगी, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है, मेरा कोई अपना नहीं है। कई बार चाचा से कह दिया था, चाचा ने कुछ गौर नहीं दी थी इन बातों पर। सीमा अब बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाती है ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। कहते हैं औरत का झाड़ झाड़ बैरी होता है, ये जो कांटे पड़े हुए होते हैं ना औरतों के, तो कपड़े भी उनमें उलझ जाते हैं, तो महिला का हर कोई दुश्मन होता है। अब सीमा वहां पर पहुंचती है, डॉक्टर कंडीशन को देखकर घबरा जाते हैं, वो दोनों पड़ोसी बाहर खड़े रह जाते हैं। अगले पड़ोसी ने तो कुछ नहीं कहा था। सीमा को बेंच पर लेटाया जाता है तो वहां पर एक गार्ड होता है। मैं लोगों की सोच आपको बता रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक गार्ड होता है और सीमा की जो जुबान कट चुकी थी उससे बोला नहीं जा रहा था, तो वो गार्ड कहता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ये किया है। तो सीमा करहा रही थी और जैसे गूंगे नहीं करते ऐसे उसने हाँ हाँ कहा। तो यहाँ पर वो गार्ड कहता है कि ज्यादा बोल रही होगी, तभी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पति ने ऐसा किया है, मानसिकता देखो। अब यहाँ पर ये सब कुछ होता है और जो बड़ा डॉक्टर है देखने के बाद कहते हैं कि इसकी तो 2 सर्जरी होंगी और ये सब कुछ ऐसे होगा। तो वो गार्ड सीमा के बदन पर और उसके पेटीकोट तक अपना हाथ पहुंचा देता है। सीमा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो वहां पर नर्स आती है। नर्स समझ जाती है और नर्स ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा कर रहे हो, इसकी जान से बीत रही है।
दोस्तों इसके बाद सीमा को बेहोश कर दिया जाता है, उसके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद सीमा को कुछ भी पता नहीं होता। सीमा का इलाज चलता है। इलाज के बाद सीमा की 3 सर्जरी होती हैं। 2 बोला था लेकिन 3, क्योंकि यहां तक टांके आए थे सीमा को, अंदर टांके बनना। सीमा की आंखें जब ऑपरेशन थिएटर में खुलती हैं तो उसका मुंह बकरे की तरह फाड़ रखा था और उसमें टांके भरे जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई दिनों बाद सीमा का पति आता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आने के बाद सीमा की बुआ के पास खबर की जाती है, क्योंकि वो तो बेचारी गूंगी हो चुकी थी उस समय, और कहा जाता है कि तुम्हारी भतीजी छत से गिर चुकी है। बुआ बहुत गुस्से में आई थी, क्योंकि बुआ को पता था कि मेरी भतीजी छत से नहीं गिरी है, एक बार इसने ही छत से गिर दिया था। यहाँ पर जब बुआ आती है तो ये जो पति है माफी मांगता है। जैसे ही माफी मांगता है तो वहां की जो नर्स होती है वो सीमा के पति के गाल पर एक तमाचा रखती है, कहती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसा करना चाहिए, क्या तुम ये करोगी। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद भुआ आती है। भुआ आने के बाद यहाँ पर भुआ सब कुछ समझ जाती है। भुआ अपने भाई और भुआ को देखकर, यहाँ पर जो सीमा होती है अपने भाई और भुआ को देखकर बिलक बिलक कर रोती है। और भुआ ने अब आखिरी फैसला ले लिया था कि मैं अपनी बेटी को अब यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। सीमा की भुआ दोनों बच्चियों को, जब सीमा की छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद वो सीधा अपने घर ले जाती है। सीमा को अपने घर ले जाती है और सीमा भूख से व्याकुल हो उठती है। सीमा की बुआ कहती है कि तू भोगेगा, मेरी भतीजी अब भूखे मरेगी, तू भोगेगा इन सारी चीजों को। दोस्तों सीमा घूट घूट पानी के लिए तरसी थी। सीमा वहां पर बुआ ने ड्रॉपों से उसको पानी पिलाया, कुछ दलिया खिचड़ी उसके लिए, ऐसी सारी चीजें बना बनाकर सीमा को बहुत मुश्किल से बुआ ने ठीक किया। सीमा जख्मी होते हुए भी अपना केस लड़ना चाहती थी या यहाँ पर वो कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन पति ने पैसे ले देकर वहां से सारी सबूत मिटवा दिए थे जिस हॉस्पिटल में वो थी, और कोई डॉक्टर दवाई देने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पर बुआ ने एक सुझाव दिया कि बेटी तू एक काम कर, पहले तू अपने आप को पैरों पर खड़ी कर, उसके बाद तू इस व्यक्ति से लोहा लेना, इससे अब हम तुझे इसके पास नहीं भेजेंगे। इसके बाद सीमा अपने आप को ठीक करती है। दोस्तों उसके बाद सीमा डिवोर्स केस फाइल करती है। उसके बाद सीमा अपनी बेटियों के साथ जब बुआ के पास रहती है तो चाची चाचा का रंग रूप सब देख लिया था। अब सीमा ने कीर्तनों में नाचना शुरू कर दिया था जब उसकी सेहत ठीक हो जाती है, क्योंकि घर में खाने तक को दूध नहीं रहता था, सब्जी तक नहीं रहती थी, रोटी बनाने को चले तो आटा नहीं रहता था। तो सीमा क्या करती थी, एक कीर्तन में जाने के 500 रुपए लिया करती थी और उन 500 रुपए में से अपनी बेटियों के लिए दूध खरीदा करती थी। इस तरह से अपनी बेटियों को पालती है। अब वो कीर्तनों में जाती है तो वहां पर एक महिला से सीमा की मुलाकात होती है। देखो कितनी बड़ी जिंदगी में कितने धोखे और कितनी सारी चीजें। एक महिला से मुलाकात होती है तो सीमा उसके सामने अपना दुख रो देती है, क्योंकि वो दुखी थी। अब वो उसका दुख समझकर उससे कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ, आज से मैं तेरी मासी हूँ। सीमा भी उस पर आंख बंद कर कर विश्वास करने लगती है। अब सीमा अपने घर वालों से बात करती है, क्योंकि इस महिला ने लालच दिया कि मैं तुझे यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी और वहां पर एक पार्लर खुलवाऊंगी तेरा, और तुझे तेरे पैरों पर खड़ा करूंगी। दोस्तों सीमा उसकी बातों में आ जाती है और अपने घर वालों से कहती है, वो महिला 5000 रुपए यहाँ पर सीमा के चाचा और चाची को देकर जाती है सीमा के लिए कि इसकी बेटियों का लालन पालन करना। और इसके बाद सीमा को वो दिल्ली ले जाती है। दिल्ली ले जाने के बाद वो सीमा को एक फ्लैट में रखती है। सीमा कहती है कि मासी कब मुझे पार्लर सिखाओगी, यहाँ पर कब पार्लर सीखूंगी मैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सीमा खाए और सो जाए, फ्लैट में रहे और सीमा के घर वाले उससे बात ना करें। उधर सीमा के चाचा ने उन बेटियों को उसके ससुराल भेज दिया था। दूसरी तरफ सीमा एक बंधक की तरह अपने आप को महसूस करती है। अब इसके बाद सीमा कई दिन से देखती है ना ही तो कोई फोन आ रहा है। जो ये महिला सीमा को लेकर आई थी वो सीमा के चाचा चाची को धमकी देती है। अब चाचा चाची थे तो चाचा ने सीमा के उस महिला की धमकियों को रिकॉर्ड कर लिया था और सीमा चाचा से बात करती है और कहती है कि चाचा आपने तो फोन भी नहीं किया। वो कहता है कि जिस महिला के साथ तू रह रही है वो इस तरह की धमकी दे रही है, ये मामला बेटी को समझ में नहीं आ रहा है। अब सीमा उस महिला पर ध्यान रखने लगती है।
2 महीने बीत जाते हैं, सीमा से कोई भी काम नहीं कराया जाता है। सीमा अब समझने लगी थी। सीमा बाथरूम से उस महिला की बातों को सुनती है तो वो महिला कहती है कि अब ये लड़की मुझे परेशान करने लगी है, इसके दाम ज्यादा लग रहे हैं, अब इसको हमें बेचना ही पड़ेगा। और उस महिला के बहुत बड़े बड़े मुजरिमों से कांटेक्ट थे और कई केस उस महिला के ऊपर चल रहे थे क्योंकि वो लड़कियों को बेचा करती थी। सीमा कहां से जाकर कहां फंस चुकी थी। और दोस्तों, उस महिला के घर में खाटू श्याम की एक तस्वीर लगी हुई थी। अब सीमा परेशान हो जाती है। सीमा इंस्टाग्राम पर कुछ रील साझा किया करती थी उस कमरे के अंदर ही, और यहाँ पर सभी के नंबर ऐसे कर दिए थे कि सीमा का किसी से कांटेक्ट नहीं रहता है। अब सीमा बताती है अच्छे लोगों के पहलू। सीमा कहती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, क्या होगा अगर मैंने कुछ रौड़ा मचाया था तो ये या तो मुझे मार देगी या मुझे तुरंत बेच देगी। अब सीमा ऐसा ही व्यवहार करती है, मासी ये मासी वो। सच्चाई तो पता थी। अब सीमा सोचती है वो इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट डाला करती थी, तो वहां पर एक वकील था जो सीमा की पोस्ट देखा करता था, वो सीमा का फॉलोवर था, तो वो वकील था। अब सीमा उससे इंस्टाग्राम के जरिए, बुजुर्ग व्यक्ति था, वकील था, तो उससे इन सारी बातों को साझा करती है। दोस्तों, वहां से सीमा की मदद ये वकील करता है। वकील क्या मदद करता है? कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, किसी तरह से इस फ्लैट से निकलने का इंतजाम करो, क्योंकि उस महिला के साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए थे। सीमा उस वकील की बताई हुई बातों पर अब एक दिन इस मासी के पास फोन आता है, यानी सीमा को जो लेकर आई थी, कि भाई तुम्हें आज तारीख पर आना है। मैडम, बहुत बड़ी शाखाएं थी उसकी, गुंडों से उठना बैठना, बहुत कुछ ऐसा था उसके साथ। दोस्तों, यहाँ पर जब सीमा ये सब कुछ देखती है तो आज वो जिद करने लगती है कि नहीं मासी, और उसने विश्वास जीत लिया था इस महिला का, तो वो इसे तारीख पर अपने साथ ले जाती है सीमा को। वकील ने कहा था कि पुलिस वालों के सामने तू रमण जाना। जिस पुलिस वाले के साथ गई थी, सीमा को पता था कि ये इसी का आदमी है, लेकिन जब एक कोर्ट पहुंचती है तो पुलिस वालों का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे इस महिला के साथ नहीं जाना, ये महिला मेरे साथ ऐसा कर देगी। यहाँ पर जो मौसी बनी हुई थी या वो महिला थी, हैरान हो जाती है कि इसने क्या किया। इसके बाद दोस्तों, वो मौसी बहुत कोशिश करती है, वहीं पर खड़ी रहती है कि इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, दूसरी तरफ सीमा ने कह दिया था कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर एक और परीक्षा बाकी थी। सीमा से कहा जाता है, पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हारी बातों को मानते हैं, अब तुम एक काम करो, किसी अपने खून के या रिलेशन को ऐसे बुलाओ जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। तो सबसे पहले सीमा अपने पिता के पास फोन करती है। जब अपने पिता से कहती है कि बाबा मैं इस तरह से यहाँ पर फंस गई हूँ, तो वो बाबा पता है क्या कहता है, दिल्ली में ही बैठा हुआ, तुमने रॉन्ग नंबर मिलाया है। सीमा टूट जाती है। दूसरा फोन सीमा चाचा पर मिलाती है। चाचा, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, ये महिला ऐसे ऐसे, तुम्हें भी पता है। तो चाचा कहता है कि वो तो बहुत बड़ी गुंडी है, मैं वहां पर नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। वो चाचा भी नहीं आता है। सीमा मजबूरन उसी पति के पास फोन करती है और सारी बातें बताती है। वो पति आता है, गाड़ियों को भरकर लेकर आता है, यानी कई लोगों के साथ आता है जैसे उसको पता चलता है, लेकिन वहां पर पुलिस वालों के सामने ही कहता है कि गलती की, तुम्हारी जेब काटकर तुम्हारा गला ही काट देना चाहिए था, तुम इस लायक नहीं हो। पुलिस वाले जब ये बात सुनते कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, तुम यहीं पर जान से मारने की धमकी दे रहे हो, और पुलिस वाले उसे धमकाते हैं, तो उसके साथ सीमा को नहीं भेजा जाता है। सीमा अपनी भुआ सास के, यानी उस पति की ही भुआ और उसके देवर के पास फोन करती है। दोस्तों, वो उसे लेने के लिए आते हैं। वो भुआ सास मानती है। सीमा कहती है कि हम जैसे ही वहां से निकलते हैं तो जिसको मैंने मासी बनाया था, जो मेरी मासी थी, जिसने 2 महीने मुझे फ्लैट के अंदर रखा, उसने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए थे और वो गुंडे मेरे पीछे भागते रहते हैं। हम करीबन 18 किले हम पैदल भागते हैं, 18 किलो तक मैं और मेरा वो देवर पैदल भागते हैं। रात का वक्त था, जैसे तैसे हमने घर जाकर लिया था। आज वो कहती हैं कि वो देवर और वो बुआ सास नहीं है, किसी कारण बस इस दुनिया से जा चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद सीमा को सबक आया। उसके बाद सीमा स्टेजों पर डांस करती है। आज नामी जानी डांसर हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम करती हैं, फेसबुक पर भी काम करती हैं, इंस्टाग्राम पर भी काम करती हैं, लेकिन वो अपनी कहानी लोगों के सामने रखना चाहती हैं। एक और चीज का उन्होंने खुलासा किया था जिसका मैं आपको क्या बताऊं। सीमा कहती है कि हरियाणा के बहुत बड़े बड़े नामी जो काम देने वाले लोग थे, या इस पेशे में जो काम देने वाले लोग थे,
या मैं आपको राजस्थान के पेशेवर लोगों के नाम बताऊं, सभी ने मुझसे ऑफर दिया था कि हमारे साथ एक रात गुजारो तब तुम्हें काम मिलेगा। उसने ये सच्चाई भी लोगों के सामने रखी। दूसरी बात, उन्होंने आरोप लगाया जो उनकी मर्जी है, जो उनके हिसाब से है। दोस्तों, इसके बाद सीमा कहती है कि एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर खड़ा किया और मुझसे कहा कि अब यहाँ से तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो और ये अब तुम्हारी जिंदगी है, तुम किस तरह से इसे आगे बढ़ाना चाहोगी। पहले 1500 से शुरुआत होती है, 2000 तक पहुंचती है, 3000 तक पहुंचती है और आज वो कहती है कि मिलियंस में मेरे फॉलोवर हैं, मिलियंस में लोग मुझे देखते हैं। हालांकि कमेंट आते हैं गंदे या उल्टे सीधे, लेकिन मेरा यहाँ तक पहुंचने का सफर बहुत बुरा रहा है। मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ हैं, कभी भी जीवन भर शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, क्योंकि अगर मैंने दूसरी शादी की तो वही मेरी बेटियों के साथ होगा जो मेरे साथ हुआ था बचपन से। दोस्तों, ये थी सीमा उर्फ आयशा की कहानी, जो कहानी काफी दुख भरी है, काफी परेशानी में डालने वाली है। मैंने आप लोगों से कहा कि बिना माँ के जीवन व्यर्थ है, बिना माँ के जीवन बेकार है। अगर माँ नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस घटना को बताने का केवल एक ही उद्देश्य था कि जितनी भी लड़कियां हैं अपने आप को सावधान और हमेशा सतर्क रखें। 14 साल की सीमा नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन आज वो अकेली रहती हैं, अपने दम पर रहती हैं और अपने आप का पालन पोषण करती हैं, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा दे रही हैं। भले ही वो नाचती हैं, भले ही लोग उन्हें नचनिया कहते हैं, लेकिन वो अपना लालन पालन कर रही हैं और कहती हैं कि मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत किस्मत वाली मानती हूँ, क्योंकि उसने खाटू भगवान को कभी जाना नहीं था, लेकिन जिस फ्लैट में वो बंद थी वहां पर ठाकुर यानी जो खाटू भगवान होते हैं, उनको कहती है कि भगवान या तो मुझे मार दे या यहाँ से मुझे निकाल दे। उसने हर रूप रंग को देखा। उसकी ननद से आज भी उनके रिश्ते हैं, उसकी ननद आज भी उनसे मिलती है। लेकिन दोस्तों, सोच कर देखिए एक महिला से क्या बीती जिसके गले में चाकू घोंप दिया हो। कैसी लगी ये स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त होंगे आप लोगों के नाम के साथ हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।